नात का गुलाम किस्त नंबर 35। मक्खन साई तो कब्र के अंदर था और मैं बड़ा हैरान था कि लोग बड़ी अकीदत से उसके इर्द गिर्द खड़े थे। ज्यादातर लोग उसके चेले थे। मैंने रियाज शाह से कहा कि हमें वापस चलना चाहिए। जब मक्खन साई ने हमें खुद बुलाया ही नहीं तो इस तरह हम क्यों यहाँ आगे हैं। उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा मक्खन साई ने हमें नहीं बुलाया? मक्खन साई ने हमें दावत देकर बुलाया है। इस तरह तो मैं किसी के घर नहीं जाता। मक्खन साई ने बुलाया है तो मैं इधर आया हूँ। आज देखता जा तो दुनिया के बहुत सारे हकायक खुल जाएंगे। तुम्हें बहुत कुछ सीखने का शौक है ना, तो देखता जा और सुनता जा, लेकिन पंगा ना लेना किसी बात में। हम दोनों मक्खन साई के मुरीदों से हटकर एक चबूतरे पर बैठ गए। इस दौरान मक्खन साई की कुटिया के अंदर से एक लड़की नंगे सर नहायत खस्ता हालत में रोती चलाती हुई बाहर आई। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा मर्द था। लड़की की हालत नहायत खराब थी। लिबास अगरचे साफ था मगर जगह जगह से फटा हुआ था। इसे पकड़ो, दीवानी हो गई है। बूढ़ी औरत दहाई देने लगी। बूढ़ी औरत अपना सर पीटने लगी। लड़की किसी छलावे की तरफ भाग रही थी। सारे मलंग मुरीद लड़की को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके, मगर वो उनके हाथ से मछली की तरह फिसल फिसल जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। एक हट्टे कट्टे मलंग ने लड़की को उठाकर नहायत बेदर्दी से कब्र के पास जा फेंका। लड़की अजियतनाक अंदाज में चीखी। वो मुर्गे बिस्मिल की तरह कब्र की मिट्टी में तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैं रियाज शाह की तरफ देखने लगा। रियाज शाह ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहने लगा, खामोश, कुछ ना कहो अभी तुम। वो चबूतरे से नीचे उतरकर लड़की की तरफ बढ़ गया। पीछे हट जाओ। रियाज शाह कड़कदार और जलाल भरी आवाज में मलंग और बूढ़ी औरत से मुखातब हुआ तो वो सब उसका मुंह तकने लगे। हट्टा कट्टा मलंग रियाज शाह की आवाज सुनकर गुस्से में आ गया। 6 फुट कामत का सरती बदन, चौड़ी छाती, नीम उरियां स्याह बालों से ढकी हुई थी। उसकी छाती, नथने और दहाना चौड़ा, पेशानी उभरी हुई, बाल लंबे और तेल में चुपड़े हुए थे। वो मलंग नहीं, कोई बड़ा बदमाश लगता था। रियाज शाह उसकी तरफ बढ़ा तो वो आस्तीन चढ़ाता हुआ आगे बढ़ा आया। उसकी मोटी मोटी कलाइयों पर कोहनियों तक कांसी और पत्थर के कड़े थे। हाथों की उंगलियां भी जवाहरात की भारी उंगलियों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था और उनमें सुर्ख डोरे साफ नजर आ रहे थे। ऐसा गजबनाक और जलाली सूरत मलंग एक तसव्वुराती इंसान ही हो सकता था। आंखों में खींच कर सुरमा डाला हुआ था। वज़ाकता से लगता था वो अपने रूप बहरूप को संवारने के लिए खासा वक्त सर्फ करता होगा। कौन हो तुम? वह जलाली अंदाज में रियाज शाह से मुखातिब हुआ। हमारे आस्ताने पर हमें ही आंखें दिखाते हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? रियाज शाह चेहरे मुखरे से एक आम से शख्स ही लगता था। उस वक्त उसने यमनी अमामा से सर ढांप रखा था, जिससे जाहिर होता था ये शख्स मजहबी और मुत्तकी हो सकता है। लेकिन मलंग पर उसकी शख्सियत का कोई असर न हुआ। उसके तेवर बता रहे थे कि वो रियाज शाह के साथ मार कुटाई से ग्रेज नहीं करेगा। उधर लड़की मलंग की आवाज़ सुनकर ऐसी दहशत ज़दा हुई कि खुद अपने आप से लिपट गई। उस पर सख्ता तारी हो गया। रियाज शाह के चेहरे पर किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो मलंग की आंखों में आंखें डालकर तीखे अंदाज में बोला, ओए शर्म नहीं आती? एक मासूम सी लड़की को मारते हो। इंसान हो या दरिंदे? रियाज शाह की बात सुनकर खुद मुझे एक लम्हा के लिए हैरत हुई। एक मजलूम लड़की की खातिर वो लड़ाई करने पर उतर आया था। मेरी नज़र में तो वो भी दरिंदा था। ना जाने उसने कितनी लड़कियों को दरिंदगी का निशाना बनाया होगा। आज उसकी जुबानी ऐसे अल्फाज सुनकर मुझे हैरत हुई, लेकिन हैरत से ज़्यादा वो खुशी हो रही थी कि बहरहाल वो जैसा भी था, एक लड़की की इज्जत और नामूस की खातिर मलंगों से लड़ने पर आमादा हो गया था। मलंग रियाज शाह की बात सुनकर तप गया। उसने मुंह की बजाय हाथों से बात करना शुरू कर दी और अपना भारी भरकम हाथ रियाज शाह के गिरेबान पर जमा दिया तो उसके कोहनियों तक कड़े खनखनाने लगे। एक अजीब सा जलतरंग पैदा हुआ। तुझे बताता हूं मैं इंसान हूं या दरिंदा? बड़ा आया शर्म दिलाने वाला। तेरी मासी की ती लगती है, मामा लगता है तू इसका। गिरेबान छोड़ दे मेरा, वरना तेरा हशर नशर कर दूंगा। रियाज शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ से गिरेबान छुड़ाने की बेसूद कोशिश की। बात तो ऐसे कर रहा था जैसे कच्चा खा लेगा साले। ले हिम्मत है तो गिरेबान छुड़ा कर दिखा। मलंग साथियों की तरफ देखा। ओए, कोई माई का लाल है जो अच्छू खां मलंग की पकड़ तोड़ सके? अच्छू खां मलंग नाम सुनते ही मेरे जहन में जमाका सा हुआ। अगर वो वाकई अच्छू खां ही था तो उसका ढिगल ढोल उस पर जचता था। बरसों पहले इस नाम का एक डकैत हो गुजरा था, इंतहाई सपाक और ताकतवर। सुना था वो किसी पुलिस मुकाबले में मारा गया था। कोई कहता था वो अलाका बदर हो गया था। लेकिन आज बरसों बाद वो मक्खन साई के डेरे पर नजर आ रहा था और एक मलंग के रूप में। उसके चेहरे की सफाकी और दरिंदगी इस बात की गवाही देती थी कि वो अच्छू डकैत ही हो सकता है। मेरा ख्याल था कि रियाज शाह उसकी असलियत से आगाह नहीं होगा। अगर तू अच्छी डकैत है तो ये जान ले, अब तेरी मौत आने वाली है। मेरा गिरबान पकड़ कर तूने बड़ी गलती की है। रियाज शाह बिन तवक्को के फारक से उसे जानता था और मेरे लिए हैरत की दूसरी बात थी। हाँ, मैं अच्छी डकैत ही था, लेकिन अब मक्खन साई का मलंग हूँ। उसने कहा, एक मलंग और डकैत में फर्क देख लिया तूने?
अगर तूने अछू खान डकैत को ललकारा होता तो मेरी बंदूक की गोली तेरी बात का जवाब देती, लेकिन क्या करे अब अछू खान, मलंग जो हो चुका, मजबूरी ने हाथ रोक रखा है। अभी तू मलंग नहीं, अब भी डकैत ही लगता है, रियाज शाह ने किसी घबराहट के बगैर कहा। मलंग ऐसे होते हैं, तू सांड है, अब भी लोगों को लूटता है, बेरहमी से पेश आता है। इस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो उसे यूं उठा उठा कर नीचे मारा है तूने? तू वहशी था अछू, अब भी तू वहशी है। ओए ज़बान बंद कर, रब सोने की कसम तेरी ज़बान काट डालूंगा मैं, अछू खान धाड़ते हुए बोला। इस दौरान मैंने महसूस किया रियाज शाह के चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था, उसकी पेशानी की लकीरें तन गई थी और नथने फूलने लगे थे। इससे कबल कि मलंग कुछ और कहता, रियाज शाह ने गिरेबान पर काबिज हाथ पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से इस जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो किसी जख्मी भैंसे की तरह डकराता हुआ, कलाबाजियां खाता हुआ कई फुट दूर जा गिरा। इसी लम्हा बरगद के दरख्त पर जैसे तूफान आ गया, शाखें तेजी से लहराने लगी। ऐसे लगता था जैसे कोई बगोला बरगद के दरख्त में घुस गया है और उसे जड़ से उखाड़ कर रख देगा। आस्तानी के मलंग ये मंजर देखकर तितर बितर हो गए और बरगद के नीचे से हटकर दूर खड़े हो गए। रियाज शाह अछू खान डकैत के पास पहुंचा। वो उल्टे मुंह जमीन से चिपट गया था। उसने जूती की नोक उसकी ठोड़ी पर रखकर उसे सीधा किया। ओए उठ, दिखा मुझे अपनी ताकत। रियाज शाह का लहजा भरा हुआ था, ऐसे लगता था जैसे वो खुद नहीं कोई उसके अंदर बोल रहा है। उधर बरगद के दरख्त पर जैसे क्यामत मच गई थी। उसकी शाखों से बहुत सारे सांप, तवीज, हड्डियां, रंग बिरंगे कपड़े और ना जाने क्या क्या फजूलियत नीचे गिरने लगी। अछू खां की आंखों में खून उतर आया। वो झट से उठा और सीना ठोंक कर रियाज शाह के सामने खड़ा हो गया। वो इंतहाई तेजी के साथ रियाज शाह को टक्कर मारने के लिए बढ़ा था। किसी बिफरे हुए सांड की टक्कर पहाड़ को भी हिला कर रख देती है, मगर रियाज शाह के अंदर चट्टानों से ज्यादा मजबूती आ चुकी थी। अछू खां की टक्कर खाने के बावजूद उसके बदन को हल्का सा भी झटका नहीं लगा था, बल्कि इस ज़रबे शदीद के रद्द अमल में अछू खां पीछे उलट गया। जब उठा तो अपने सर को दोनों हाथों से थाम रखा था उसने। ऐसे लगता था जैसे उसके सर के अंदर की दुनिया में जलजला आ गया है। वो सर को बार बार झटक कर अपने होश वापस लाने लगा था। रियाज शाह के चेहरे पर अजीब सी सरशारी और तागूतियत थी। अछू खान दोबारा अपने हवास में आया। एक बार फिर वो धाड़ता हुआ रियाज शाह की तरफ बढ़ा और पूरी ताकत सरफ करके उसके पेट में टक्कर मारी, मगर इस बार भी उसके साथ वही हुआ जो इससे कबल हुआ था। लेकिन उसकी जुर्रत देखकर मैं अश अश कर उठा था। वो तीसरी बार उठा और रियाज शाह को टक्कर मारने ही लगा था कि एक जोरदार आवाज में उसके दौड़ते कदमों में भारी जंजीर डाल दी और वो किसी बुत की तरह अपने कदमों पर मुंजमद हो गया। रुक जा अछू, मक्खन साई कब्र का तख्ता पीछे धकेल कर बाहर आ गया था। मर जाएगा तू अछू, लेकिन इस पहाड़ का एक पत्थर भी ना तोड़ पाएगा। मक्खन साई के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने दोनों बाजू फजा में बुलंद किए और हक या अली, हक अल्लाह, या पीरे दस्तगीर, हक अल्लाह, हक अल्लाह नारे बुलंद करके उसने बरगद के दरख्त की तरफ नजरें उठाई तो बरगद की झूमती शाखें आहिस्ता आहिस्ता साकत हो गई और तूफान यूं थम गया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। यह मक्खन साई की करामत थी या शोभा, या फिर बरगद पर तूफान बिरपा करने वालों से उसका कोई ताल्लुक था कि तलातम यकदम काफूर हो गया और बरगद की शाखें आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगीं और उनसे ठंडी हवाएं आने लगीं। मक्खन साई ने लंबा सा काले रंग का चोला पहना हुआ था, हाथों में अकीक के दानों की तस्बीह थी। एक एक दाना नीचे गिराता हुआ वो अछू खां मलंग की तरफ बढ़ा और उसके कांधे पर हाथ रखकर कहने लगा, ओए अछू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपने अंदर के डाकू को मार डाल, हर एक के साथ उलझा न कर। आज तूने मेरे मेहमान को अपनी बदमाशी दिखानी शुरू कर दी थी। सरकार, इसने तो। ओए जुबान बंद कर अछू, मैं सब सुन रहा था। तुमने इस मासूम लड़की को मारकर हमारे शाह साहब को नाराज कर दिया। मक्खन साई उसको डांटने लगा तो ना जाने मुझे क्यों लगा मक्खन साई ड्रामा कर रहा है। मक्खन साई रियाज शाह की तरफ बाजू फैलाकर खड़ा और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। माफ करना शाह जी, इन काम अकलों को बंदों की पहचान नहीं है। आप इन्हें लगाम डालकर रखे ना साईं, इनकी हरकतों से आपको ही नुकसान पहुंचेगा। रियाज शाह के चेहरे पर अब सुकून था। आए अंदर चलते हैं। मक्खन साई ने रियाज शाह का हाथ थामकर अपने हुजरा में चलने के लिए कहा। यह सुनकर मक्खन साई बोला, शाह जी, ये बच्चा है, बड़ों की बातों में उसे क्या मजा आएगा। मेरे मलंग इसकी टहल सेवा करेंगे, आप अंदर चलें, बहुत सी बातें करनी हैं आपसे। रियाज शाह ने मेरी तरफ देखा तो मैं खुद ही बोल पड़ा, ठीक है शाह जी, मैं इधर ही बैठता हूँ, आप हो आए। समझदार बच्चा है, मक्खन साई ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने मलंगों को मेरी खिदमत की हिदायत करके अंदर जाने लगा तो वह बूढ़ी औरत बोल पड़ी, सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है। मक्खन साई ने गुस्सा भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, माई, इसे घर ले जाओ, अगली जुमेरात को ले आना। मगर सरकार, ये तो बावली हो गई है, घर कैसे ले जाऊं? कोई तावीज़ ही दे दे सरकार। अच्छा अच्छा, मक्खन साई नागवारी से बोला, ओए बोले कलंदर, इसको तावीज़ दे दे। ये कहकर वो अंदर चला गया। बोला कलंदर एक मजहूल सा बूढ़ा था। वो बरगद के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया। बरगद के तने में एक बड़ी सी खो थी, उसके अंदर चराग रखे थे। अंदर से
काले रंग के चिथड़ा नुमा कपड़े और धागे लटके हुए थे, तो उनको निकाला। उसने एक धागा खींच कर उतारा। कुछ पढ़ते हुए उसने धागे में 7 गिरें लगाईं और धागा बूढ़ी औरत को देकर कहा, इसके पाँव में साईं सरकार की संगली डाल दे, अब ये कहीं नहीं भागेगी। औरत ने नहायत अदब और तमीज़ के साथ धागा लिया और अपनी बेटी के पाँव से बांध दिया। उसकी बेटी अभी तक बेहिस पड़ी थी। जा, अब चली जा बेटी, सरकार के मेहमान के लिए शरबत ले आओ। भोले कलंदर ने एक मलंग से कहा तो मैं बोल पड़ा, शुक्रिया जनाब, मुझे प्यास नहीं लगी। मैं जानता था उनका शरबत किस किस्म का होगा। ना जी ना, ये कैसे हो सकता है, सरकार नाराज़ हो जाएंगे, शरबत तो आपको पीना ही पड़ेगा। मोहतरम, मैं रोज़े से हूँ, मैंने नफली रोज़ा रखा हुआ है, लिहाजा मैं ये शरबत पीने से माजूर हूँ। मैंने इस मौके पर झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि मैं जानता था इन लोगों का मखसूस शरबत भंग के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ये कहकर मैं जल्दी से औरत की तरफ बढ़ा। वो अपने बच्ची को होश में ला रही थी। माँ जी, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारें। मैंने कहा तो उसका शोहर पानी ले आया। छींटे मारने से लड़की को होश आ गया तो वो खाली खाली नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। फिर मुझ पर नज़र पड़ी तो घबरा गई और अपनी माँ के साथ लिपट गई। माँ, मुझे घर ले चलो। लड़की खौफजदा नज़रों से अचूखा मलंग को देखने लगी जो उससे चंद कदम दूर खड़ा था। चल मेरी बच्ची, घर चलते हैं। औरत ने उसे सहारा देकर उठाया और उसके सर पर चादर देकर उसकी खस्ता हाली को छुपाकर चलने लगी। माँ जी, आपने कहाँ जाना है? मैंने देखा कि हमारे तांगे के सिवा वहाँ कोई और सवारी नहीं थी। उसे नहर की पटरी तक पैदल जाना था। उसने अपने गांव का नाम बताया। आप कैसे जाओगी? मैंने दरियाफ्त किया तो कहने लगी, उधर अपने पैरों पर चलकर ही जाना है। ठहरिए, मैं आपको नहर तक छोड़ आता हूँ। मैंने कोचवान को आवाज़ देकर बुलाया तो वो औरत मस्कीनों की तरह बोली, रहने दे पुत्र, हम चले जाएंगे। माँ जी, आपकी बेटी की हालत ऐसी नहीं है कि ये चल सके और आप दोनों उसे उठाकर नहीं ले जा सकते। चले ही जाएंगे साईं की दुआ से। ये देख लो, मेरे साईं की एक तावीज़ ने इसको घर वापस जाने पर आमादा कर दिया है, वरना ये बावली तो घर जाने का नाम नहीं लेती थी। मुझे माँ बेटी की ज़ात में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। दरअसल मैं उनकी कहानी सुनना चाहता था कि वो कौन है और मक्खन साईं से उनकी ये अकीदत और ये लड़की की बीमारी कैसे पैदा हुई। मैंने उन्हें तांगे पर बिठाया तो भोला कलंदर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आप कहाँ जा रहे हैं सरकार? मैं इन्हें नहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। ना जी ना, आप ये नहीं कर सकते, सरकार के मेहमान हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। मैं अभी आ जाता हूँ। ये कहकर मैंने कोचवान से चलने के लिए कहा। भोला कलंदर मुझे रोकता ही रह गया, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। माँ जी, आपकी बेटी को क्या हुआ है? क्या ये बचपन से ही ऐसी है? मैंने रास्ते में उससे पूछा तो वो कहने लगी, ना मेरे पुत्र, ये अच्छी भली थी। 1 साल पहले जब मैं सियालकोट शाही बादशाह के मज़ार पर सलाम करने गई थी तो वापसी पर इसकी हालत ख़राब हो गई थी। मैं समझी ये बीमार है। दवा दारू बहुत किया मगर मेरी बच्ची की हालत नहीं संभली। 6-7 महीने गुजर गए। इसके सर के सारे बाल उतर गए, सारे बदन का मांस पोला हो गया। मेरी तो एक ही औलाद है, मेरी इसी में जान है। 10वीं में पढ़ती थी, सुर्ख सफ़ेद रंग था इसका। ना जाने मेरी बच्ची को किसकी नज़र लग गई। 2 महीने पहले की बात है। मक्खन साईं का एक मलंग खैरात मांगने आया तो मैंने उसे रोटी दी और कहा, साईं बाबा दुआ करो मेरी बच्ची ठीक हो जाए। उसने बच्ची को देखा तो कहा, इस पर ताकतवर किस्म का जिन्न आ गया है, तुम इसे मक्खन साईं के पास ले जाओ। मैं दूसरे दिन चारपाई पर डालकर अपनी बच्ची को मक्खन साईं के पास ले आई। अल्लाह सोने का करम हुआ, साईं की दुआ से मेरी बच्ची संभलने लगी और 1 महीने में इसके सर के बाल और बदन का गोश्त वापस आने लगा। मेरी बच्ची ने खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ मिट्टी खाती थी, लेकिन अब ये रोटी भी खा लेती है। अल्लाह भला करे, साईं बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर वो लड़की अचानक चीख पड़ी, माँ, साईं अच्छा इंसान नहीं है, वो गंदा है, बड़ा गंदा है, अंदर से भी गंदा है, बाहर से भी गंदा है। ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बीबी, अल्लाह के कहर को आवाज़ ना दो, साईं बहुत अच्छे इंसान है। कोचवान बोले बगैर ना रह सका। तुम्हारा साईं है क्या? खुदा गारत करे तुम अंधे लोगों को, तुम्हारी आंखें शैतान ने फोड़ डाली हैं, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आता। वो लड़की अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हुई बोलने लगी, तोबा तोबा कर बीबी। कोचवान हड़बड़ा गया और उसने तांगा रोक दिया। बीबी नीचे उतरो, मक्खन साईं के नाफरमानों को अपने तांगे पर नहीं बैठा सकता मैं। नाफरमान? तुम अल्लाह के नाफरमान हो। अगर तुम्हारी कोई बेटी बहन होती, जवान और कमारी होती, तो उसका जिन उतरवाने के लिए, तावीज़ धागे के लिए यहाँ ले आता तो उसको, तो फिर मैं तुमसे पूछती और फिर मुझे तुम बताते कि तुम्हारा मक्खन साईं कैसा है, उसके भूखे मलंग कैसे हैं। अल्लाह तुम लोगों को गैरत करे, बेगैरत किस्म के लोग हो तुम। पागल कहकर मेरी बातों को रद्द कर देते हो, लेकिन तुम खुद पागल हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती। तुम अकीदतों के शराब में भटकते और तुम शैतान और जिन्नात के गुलाम हो। ऐसे बदअक्लों को तो मक्खन साईं फरिश्ता ही नजर आएंगे। अल्लाह की मार हो तुम लोगों पर। यह कहकर वो लड़की तांगे से नीचे उतर गई। उसने माँ और बाप को भी नीचे उतार दिया। मैंने तांगे वाले को समझाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा खफा और शर्मिंदा हुआ कि तांगा लेकर नहर की तरफ चला गया। तुम ठीक कहती हो, मैंने लड़की से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बल्कीस मेरा नाम है। माँ मक्खन साईं का कलमा पढ़ती है। मैं कहती हूँ, माँ तुम शैतान के बहकावे में आ गई हो, इसकी आंखें तो अंधी हो गई हैं। मक्खन साईं ने क्या कहा है तुम्हें? मैंने उससे पूछा।
اس کے تعویذوں اور دعاؤں سے تمہارے جن اتر گئے۔ گند کو گند نے ہی صاف کیا ہے بابو، لیکن اب وہ میری پاکیزگی کو اپنی غلاظت کے جوہر میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔ بلقیس کے اندر جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے خاموش کرانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور بولتی چلی گئی۔ اس نے ماں کو سختی سے ڈانٹ دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، ماں، مکھن سائیں کہتا ہے بلقیس تو میری ملنگنی بن جا اور میرے پاس ہی رہا کر، تو بھی یہی چاہتی ہے نا ماں؟ وہ میری طرف رخ موڑ کر کہنے لگی، بابو کیا تو بھی یہی چاہتا ہے؟ یہ میری ماں ہے، دیکھ اس نے مجھے جنم دیا ہے، اپنے دودھ کا واسطہ دے کر کہتی ہے مکھن سائیں کو ناراض نہیں کرنا، اس کی بد دعا برباد کر دیتی ہے۔ آپ خود انصاف کرو بابو، مجھے ماں کی بات مان لینی چاہیے کیا؟ بلقیس ماں اور باپ کے سامنے مجھے مکھن سائیں کی ہوس بھری اصلیت کی کہانی سنا رہی تھی اور میں عقیدتوں کا مارا شرم سے زمین پر گھڑتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے میں اندر کہیں دور گہری قبر کے اندر دفن ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اس کے باپ کا بھی سر جھک گیا تھا۔ وہ جنات کے غلام تھے، شیطان کے غلام تھے اور عقیدتوں کے مارے ہوئے تھے۔